गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग, उसको बनाने के एडवांटेज, उसकी लिमिटेशंस और उसको बनाने का एक शॉर्ट पैटर्न बताया। कल मैंने आपको ये बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम फ्लो कैश को दिखाते हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट एक्टिविटी: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। देखो बेटा, अब हम उसका डिटेल डिस्कशन पढ़ने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। देखो ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है: पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल। ठीक है। अब मैंने आपको कल ही समझाया था कि सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में ये दिखाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश का फ्लो कितने का होगा। तो पहले कॉलम में आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश का फ्लो कितने का है, कितना कैश हमारे पास आ रहा है या कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। देखिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज है, बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज है, लाइक गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, डेटर से पैसा रिकवर करना, क्रेडिटर को पेमेंट करना एटसेट्रा। तो इन सभी एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो प्रॉफिट अर्न करता है वो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन उस प्रॉफिट में वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा प्रॉफिट आपको कैश में नहीं मिलता। आपको उस प्रॉफिट में से कितना पोर्शन कैश में मिला हुआ है और उसमें केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैश में मिला हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स कितना, यानी कि टैक्स देने से पहले हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितने का था। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले हमारे बिजनेस में कितने का नेट प्रॉफिट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है तो वैलिड, नहीं तो आपका जो करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट कहां से मिलेगा, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का हो सकता है आपको बैलेंस दिया जाए। अगर आपको 2 ईयर के बैलेंसेस दे रखे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के, लास्ट ईयर का 50,000, करंट ईयर में आपको बैलेंस दिया हुआ है 70,000, तो इसका मतलब करंट ईयर में आपने 20,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा कि करंट ईयर का प्रॉफिट आपके पास कितने का है। अगर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो अगर केवल क्वेश्चन में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, क्या दिया हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें कुछ आइटम को रीएडजस्ट करके वापस से एडजस्ट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट में आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन
ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको कैलकुलेट करो। कैसे? सबसे पहले लिखा जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले वो अमाउंट लिखा जाएगा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने का प्रॉफिट अर्न किया। अब उसमें तीन आइटम को वापस रीएडजस्ट करना है, तीन प्रकार के आइटम्स को वापस रीएडजस्ट करना है, वापस ऐड करना है। एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर आपने अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसको प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो। सेकंड, टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर इस साल आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, अगर टैक्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया गया है उसको प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो। और तीसरा आइटम ट्रांसफर टू डिविडेंड, सॉरी एनी टाइप ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, लाइक इंटरिम डिविडेंड पेड है या प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर है तो उसको वापस ऐड कर दो। क्योंकि ये वो आइटम्स होते हैं जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, भाई इस साल आपने अपने बिजनेस में प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, क्या आपने उस टैक्स की पेमेंट कैश में की है? भाई आपने प्रोविजन बनाया है, क्या आपने वो पैसा कैश में दिया है? नहीं। तो आप निकालना चाहते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप अपने प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स को वापस ऐड कर दो। इसी प्रकार अगर आपने अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जनरल रिजर्व में, रिजर्व फंड में या किसी और रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसको भी वापस ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो पैसा भी आपने कैश में स्पेंड नहीं किया। इसी प्रकार अगर आप कोई ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, डिविडेंड डिक्लेयर या प्रपोज डिविडेंड, तो वो हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो इसके इस प्रॉफिट में तीन आइटम को वापस ऐड करो, ऐड ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्रॉफिट में से कोई भी पोर्शन आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, वापस ऐड करो। इसी प्रकार आप दोबारा से इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो टैक्स के रिगार्डिंग बता देता हूं, दो प्रकार के वर्डिंग आपको मिलते हैं, एक होता है प्रोविजन मेड फॉर द टैक्स ड्यूरिंग द ईयर और एक होता है प्रोविजन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों में डिफरेंस है। प्रोविजन मेड का मतलब होता है कि भाई साल के दौरान हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमें इतने का टैक्स देना पड़ सकता है, जिसके लिए आपने पहले से कुछ अमाउंट रिटेन कर लिया, दैट इज प्रोविजन, ठीक है, जो नॉन कैश है। और टैक्स पेड जिसकी पेमेंट आपने क्वेश्चन में की। देखो टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स में डिफरेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे ऐड होगा और जो टैक्स पेड होगा वो लास्ट में लेस होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है तो उसको वापस ऐड करो, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना है, ये ध्यान रखना, ठीक। और तीसरा आइटम आपको ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, दोनों को अलग अलग लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने अपने शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएं। हमने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय इसको अपने प्रॉफिट में से लेस कर रखा है, जबकि इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस ऐड करेंगे। सेम प्रपोज डिविडेंड का, अगर देखो प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग दो प्रकार के बैलेंस होते हैं, एक होता है प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, एक होता है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय केवल
प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट किया जाएगा, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी है, जिसको डायरेक्टर शेयर होल्डर की मीटिंग में पास करवाना चाहते हैं। अगर ये फाइनल होगा तो भी ये नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा, इसका इस ईयर कोई रोल नहीं। हाँ, अगर पिछले साल का कोई प्रपोज डिविडेंड है तो इसका मतलब पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड आपने करंट ईयर में पे किया होगा, इसलिए क्योंकि वो करंट ईयर में पे किया जा चुका होगा, इसलिए वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापस ऐड किया जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रपोज डिविडेंड इसको भी ऐड कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये चारों आइटम तो हो जाएंगे ऐड। और उसके बाद एक आइटम लेस होगा अगर क्वेश्चन में दिया हो, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब भाई जैसे कई बार क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट एडवांस करते हैं, लेटर ऑन जब एट द एंड ऑफ ईयर एक्चुअल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो ये पाया जाता है कि जितनी हमने इनकम एस्टिमेट की थी हमारी एक्चुअल इनकम उससे कम है। तो देखो बेटा, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में बता रहे थे कि भाई मान लो लेट्स सपोज किसी ईयर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल अर्निंग कम है, आपने गवर्नमेंट पे क्लेम किया कि भाई हमने टैक्स एक्सेस पे कर रखा है, वापस करो, तो गवर्नमेंट आपको वापस भी करती है। तो अगर कोई टैक्स रिफंड हुआ है तो इसमें से भाई वो रिफंड ऑफ टैक्स आपने अपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा होगा, तो उसको क्या करो, लेस करो। यहां से रिफंड ऑफ टैक्स को लेस करो। अब आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये प्रॉफिट यहां पे दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइटम आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब ये प्रॉफिट आने के बाद हमें इस प्रॉफिट में कुछ आइटम्स को रीएडजस्ट करना। जब हमने इस प्रॉफिट की कैलकुलेशंस की होगी तो उसमें कुछ आइटम जो कि नॉन कैश होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, हमने इस प्रॉफिट के साथ उनको एडजस्ट किया होगा। लाइक जब इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन की होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो हमने अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन नाम के एक्सपेंस को माइनस किया होगा। जबकि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की पेमेंट हम कभी भी कैश में नहीं करते, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट का कितना पोर्शन हमें कैश में मिला है, ये तो टोटल प्रॉफिट है। अब हमने इसमें से कैश अमाउंट निकालना है, तो आप ये देखो कि जो आइटम नॉन कैश थे जिनको आपने इन प्रॉफिट में एडजस्ट कर रखा है उनको रीएडजस्ट करो। अगर वो ऐड हो चुके तो उनको लेस करो, अगर वो लेस हो चुके तो वो ऐड करो। इसी प्रकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि ऐसे आइटम जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करते, जिनको हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कहते हैं, अगर वो आइटम्स भी हमारे प्रॉफिट में एडजस्ट हो रखे हैं तो उन आइटम को भी रीएडजस्ट करो। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है, इस प्रकार की प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एटसेट्रा, ये वो इनकम या वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करते। आपने जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो उन आइटम को इस प्रॉफिट में ऐड या लेस कर रखा है। ऐसे आइटम जो हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी के नहीं है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग है, उनको भी रीएडजस्ट करो। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर किसके एडजस्टमेंट, यहां पे लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
आइटम्स, वो आइटम्स जो कि या तो नॉन कैश है या फिर जो आइटम नॉन ऑपरेटिंग, वो आइटम जो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना बेटा, एक एक आइटम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ये टॉपिक अब छूट गया तो फिर इस चैप्टर में हरिओम है, आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, किसी चीज पे आपको क्लियरेंस नहीं हो रही तो तुरंत क्लियर करें। देखो बेटा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसे आइटम जो या तो नॉन कैश थे या आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करते, जिनको आपने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय ऐड या लेस कर रखा है, तो उनको रीएडजस्ट करो। लाइक जैसे कुछ आइटम्स के नाम लिख रहा हूं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे नए आइटम आते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, आप इसकी पेमेंट कैश में नहीं करते। अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय आपने डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, उसको वापस ऐड कर दो। जो आइटम मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूं वो होंगे माइनस, जो आइटम सीधे लिख रहा हूं वो होंगे वापस प्लस, डेप्रिसिएशन ऐड करो। इसी प्रकार अगर आपने कोई भी प्रोविजन बना रखा है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एटसेट्रा, अगर आपने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय उसमें से कोई भी प्रोविजन सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, तो आपको पता है ये प्रोविजन भी नॉन कैश आइटम होते हैं, इनको भी प्रॉफिट में रीऐड कर दो। आपने अपने प्रॉफिट में से इनको लेस कर रखा था, तो अब इनको वापस ऐड कर दो। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ की गई, लाइक पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो उनको आपने अपने प्रॉफिट में से लेस किया होगा, तो उनको वापस ऐड कर दो। गुडविल रिटर्न ऑफ लिख लो या फिर इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, यहाँ पे ओब्लिक करके इंटेंजिबल एसेट्स लिख दो। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स जिसको आपने राइट ऑफ किया, लाइक पेटेंट राइट ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ एटसेट्रा, ठीक। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर आपको कोई लॉस हुआ है, तो आपने उसको अपने प्रॉफिट में से लेस किया होगा, जबकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्योंकि ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता कि आप अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स को बेचें। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से होने वाला लॉस आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अगर इस प्रकार का लॉस आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, तो उसे वापस ऐड कर दो। ठीक है, इसी प्रकार इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स या बोरोइंग्स, अगर आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लाइक डिबेंचर है या फिर कोई अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अगर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो उसको भी आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा, जबकि वो एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हालांकि इंटरेस्ट पेड कैश आइटम है, आपने पेमेंट कैश में की होगी, लेकिन यहाँ पे हम किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, बहुत सारे आइटम जो या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यहाँ तो आप उनको अपने प्रॉफिट में वापस ऐड करोगे, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यही इंटरेस्ट पेड लेस है। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट पेड हुआ। ठीक, इसके बाद कुछ इनकम के आइटम लिख देते हैं, लाइक डिविडेंड रिसीव। अगर डिविडेंड पेड है तो वो वहां पे दिखाया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड किस पे मिला होगा, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। हालांकि वो पैसा आपको कैश में मिला है,
लेकिन वो आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रखा है जिसको आपने अपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा था तो उसको लेस कर देना। इसी प्रकार इंटरेस्ट रिसीव इसको भी लेस कर देना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई प्रॉफिट हुआ था फिक्स एसेट्स को बेचने से इसको भी लेस कर दे। ठीक है, ये कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। कुछ आइटम मैंने लिखे और भी हो सकते हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे पता चलता जाएगा। ठीक है, वैसे लगभग आपके सिलेबस में इसी प्रकार के आइटम्स आते हैं, और कोई एक दो आइटम आएंगे तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक, इन सभी आइटम को एडजस्ट कर दिया। इन सभी आइटम को रीएडजस्ट करने के बाद आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम क्या निकालना चाहते थे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट भी अभी आपको कैश में नहीं मिला। ये प्रॉफिट भी अभी आपको कैश में नहीं मिला। आगे कंटिन्यू करें इसी को। तो देखो बेटा, थोड़ा स्पेस कम है इधर, कंटिन्यू करते हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को। देखो, इन सभी आइटम को एडजस्ट करने के बाद आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट भी अभी कैश में नहीं मिला। हमें निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का फ्लो। तो अब आप इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा, इसको हम लिख देते हैं, यहां की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देखो बेटा, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में इन्वेस्टेड होता है। ठीक है, इसी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में इन्वेस्टेड होता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना पोर्शन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन कुछ आइटम को छोड़ के। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम एडजस्ट नहीं करना। किसको एडजस्ट नहीं करना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होगी। कल मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न बताया था ना कि सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करेंगे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम को एडजस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट या कैश क्रेडिट करंट लायबिलिटी होती है, उनको भी एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आइटम किस में जाते हैं? अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अदर करंट एसेट्स और अदर करंट लायबिलिटी लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, इन्वेंट्री, ये जो आइटम्स हैं इनको रीएडजस्ट करो। ठीक, कैसे रीएडजस्ट करना है? अब यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने, एक कॉलम ऐड का और दूसरा कॉलम लेस। ठीक है, देखो आपने जैसे करंट एसेट्स को देखना है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। आप ये देखो कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी करंट एसेट्स में क्या चेंज आया।
एक करंट एसेट्स ले लेते हैं डेटर। लास्ट ईयर हमारे पास डेटर का बैलेंस था 50,000 और करंट ईयर हमारा डेटर का बैलेंस है लेट्स सपोज 60,000। ठीक है, लास्ट ईयर हमारे डेटर कितने के थे 50, करंट ईयर में डेटर कितने के हैं 60। तो आप क्या कहोगे कि ड्यूरिंग द ईयर आपका डेटर का बैलेंस 10,000 रुपीज इंक्रीज हुआ है। किस वजह से इंक्रीज हुआ भाई? भाई डेटर 10,000 रुपीज किस वजह से बढ़े? हमने उनको उधार में सामान बेचा होगा, क्रेडिट, तो इसका और ड्यूरिंग द ईयर बेचा होगा, इसका मतलब इस साल हमें जो पैसा मिलने वाला था उसमें से 10,000 रुपीज कहाँ लग गए? डेटर्स में रुक गए, वो पैसा हमें कैश में नहीं मिला, तो वो हमारे प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए? लेस। ठीक है, अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, डेटर इंक्रीज हो जाए, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाए, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब हो रहा है कि इस साल के प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आपकी करंट एसेट में लग गया, लेस करो। और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो जाए तो भाई डेटर लास्ट ईयर 50 था, करंट ईयर में हो गया 40, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपको अपने डेटर से 10,000 रुपीस की एक्स्ट्रा रिकवरी हो गई। क्या हो गई? एक्स्ट्रा रिकवरी। ठीक है, आपको ड्यूरिंग द ईयर अपने डेटर से 10,000 रुपीस की एक्स्ट्रा रिकवरी हो गई, तो वो पैसा भी आपको कैश में मिला है, वापस ऐड कर दिया। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल चुका, हम निकाल रहे इस साल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का फ्लो। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वहां पैसा ब्लॉक हो रहा है, लेस करो। अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर करंट एसेट से आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखो, दोबारा बता रहा हूं कि अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारे कैश का कुछ पोर्शन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, उसे लेस करो। तो यहां पे लिखना डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हो बाय नेम, जैसे इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन पीआर, ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उनसे पैसा आ रहा है, ऐड में लिखना डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड कर। ठीक है, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। अगर आपका क्रेडिटर है, एक करंट लायबिलिटी उठा रहा हूं, क्रेडिट लास्ट ईयर था 50, इस साल हो गया 20, यानी कि क्रेडिटर रिड्यूस हुआ है, तो क्या हुआ? हमने उनको पेमेंट कर दी, पैसा चला गया तो उसे क्या करें? लेस। भाई पैसा गया है ना हमारे पास से, तो आप उसे क्या करो? लेस। अगर कोई भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो पैसा जा रहा है, उसे लेस करो। अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब हमने उनका पैसा ब्लॉक कर लिया, हमारे पास वो कैश पड़ा हुआ है, तो उसे ऐड। इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करो, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस। ठीक है बेटा, आगे बस ये ऐड करेंगे, इनको लेस करो। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, इसको लेस। ठीक है, अब क्या रिजल्ट आएगा? ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसको लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन
वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंज होने के बाद का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब एक लास्ट आइटम बच गया, टैक्स पेड। अब यहाँ पे लास्ट में लेस करो टैक्स पेड। ध्यान करो, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऊपर ऐड करवाया था, टैक्स पेड को नीचे लेस करवा, ये लेस करो, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, तो उसको कहेंगे कैश इनफ्लो, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसे कहेंगे कैश आउटफ्लो। और जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहां पे आप लिखोगे कैश, डैश कर रहा हूं मैं, इन या आउट, आप क्वेश्चन को देख के मतलब कि आंसर को देख के लिख देंगे, इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके पास आ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ये था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके नीचे सेकंड पार्ट, एक लाइन छोड़ के अब हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई अब आप ये दिखाओगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कितना कैश हमारे पास आ रहा है या कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था, एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को खरीदना और फिक्स एसेट्स को बेचने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। दे आर कॉल्ड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें हम ये दिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू हमारे बिजनेस में कैश का फ्लो कितने का होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा आइटम नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मेन जो पोर्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 4-5 प्रकार के आइटम आने हैं। एक तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई अगर कोई भी फिक्स एसेट्स, चाहे वो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, अगर आप उनको सेल करते हो पैसा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आइटम। परचेज करते हो पैसा जाएगा। देखो इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज ए पॉजिटिव आइटम दिखाना है क्योंकि पैसा आए, ठीक है। बेटा कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। पहले लिखिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसमें पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है इसलिए उसको एज ए नेगेटिव आइटम, ठीक है। इसके अलावा 3 आइटम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। देखो ये तीनों आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने लेस किए थे, याद करो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पोर्शन आपको लिखवाया गया है, उसमें हमने इन तीनों आइटम को लेस किया था क्योंकि इन तीनों में कैश मिला था लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम थे, तो वहां तो लेस कर दिया और यहाँ पे इनको ऐड करो। तो अब आप 3 आइटम और लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अब इसमें एक बात और देखो, अगर हम रेंट पे करते हैं तो वो हमारे बिजनेस के
की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। बिजनेस को चलाने के लिए बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, जो आप परचेज कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, बिजनेस के लिए दोनों सुटेबल। रेंट पेड ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर रेंट मिलता है, रिसीव होता है, नॉन ऑपरेटिंग। आपने कोई बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया, उस पे रेंट आपको मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो रेंट रिसीव और तीसरा डिविडेंड रिसीव, ये तीन इनकम है जिनको इस एक्टिविटी में एज ए पॉजिटिव आइटम दिखाया जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, ये 4-5 आइटम ही इसमें आ गए। इन सबको एडजस्ट करके आपको पता चलेगा कि इस एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। इसको कहेंगे कैश। वही बात है, अगर पॉजिटिव आंसर है तो इनफ्लो, नेगेटिव आंसर है तो आउटफ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो इतना, ठीक, ये सेट। इसके बाद थर्ड पे आइए, सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जिसके थ्रू आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर और लोन स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और बोरोड कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, उन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसमें अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के थ्रू पैसा रेज करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं, किसी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की रीपेमेंट करते हैं, कोई डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड है जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, वो सारे इसमें आएंगे। तो इसमें क्या क्या आएंगे? इशू शेयर, कोई भी शेयर, डिबेंचर या कोई और बॉन्ड वगैरह अगर हमने इशू किए हैं, कोई भी सिक्योरिटी, उसके थ्रू पैसा आएगा। अच्छा, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमने शेयर्स या डिबेंचर डिस्काउंट के ऊपर इशू किए, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर प्रीमियम पे इशू किए तो प्रीमियम का अमाउंट इनके साथ ऐड। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें इशू ऑफ शेयर भी होगा, इशू ऑफ डिबेंचर भी होगा और प्रीमियम का पैसा भी होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि प्रीमियम शेयर के साथ है या डिबेंचर के साथ। अगर पता चल गया तो उसी के साथ ऐड कर दो, नहीं पता चलता तो सेपरेटली लिख देंगे प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है भाई, क्लियर? इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर। इसी प्रकार लोन रेज, लॉन्ग टर्म लोन रेज, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है। इसी प्रकार रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर तो रिडीम हो नहीं सकती, ठीक है। अब अगर आप रिडेम्पशन करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आप लोन की रीपेमेंट करते हो तो पैसा जाएगा। चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट में दोनों बात आती है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ता है, इसका मतलब आपने बैंक के थ्रू शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, इसी में एज ए कैसा आइटम पॉजिटिव। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रिड्यूस हो रहा है तो आपने उसकी पेमेंट करनी एज ए नेगेटिव। इसलिए हम उसको क्लियरली नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव में दिखाना है या नेगेटिव में, ये आपको चेक करना पड़ेगा। चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में कोई चेंज हुआ है तो वो दिखा देंगे, जैसा भी दे रखा है। इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा है तो एज ए नेगेटिव, ठीक। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड
इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अगर आप कोई भी डिविडेंड दे रहे हो, कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, तो सब में पैसा जाएगा और ये सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट, ठीक है। लगभग ये आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक। उसके बाद इस एक्टिविटी का भी टोटल करो, ठीक है। यहां से आ जाएगा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना कैश का फ्लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ? अब उसके बाद तीनों एक्टिविटी के फ्लो को हमने चेक कर लिया, ऑपरेटिंग से इतना, इन्वेस्टिंग से इतना, फाइनेंसिंग से इतना, तीनों एक्टिविटी का रिजल्ट आउटर कॉलम में निकला। आगे कंटिन्यू चलेगा, इधर कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो छोटा है। अब तीनों एक्टिविटी का रिजल्ट आपने दिखा दिया, ठीक। अब आप इन तीनों एक्टिविटी का टोटल करो। भाई ऑपरेटिंग से कितना कैश आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना, फाइनेंसिंग से कितना, इन तीनों का नेट रिजल्ट क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों एक्टिविटी का जो टोटल रिजल्ट है वो यहाँ दिखाया जाएगा। मान लो ऑपरेटिंग में 10 आए, 10,000, इन्वेस्टिंग में 5,000 चले गए, फाइनेंसिंग से 20 आ गए, तो टोटल आए कितने, 10 और 20 यानी कि 30, गया कितना, 5, तो टोटल क्या रिजल्ट रहा, 25 का इनफ्लो। तो टोटल कैश इनफ्लो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी का टोटल फ्लो दिखा दिया। फिर आप ये लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एट बिगिनिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। अब हम ये दिखाएंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड कितने का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। इसको इसके साथ एडजस्ट करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, ये कहलाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट टोटल फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग। इन दोनों का जो टोटल है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मिस, ठीक है बेटा। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक है। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फॉर्मेट को बार बार रिपीट करो, बार बार चेक करो। एक बार अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।